Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain an important topic in Indian Constitution. भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9, 10 के या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि के, उनके लिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको दुनिया के हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है। तो ये टॉपिक आज का है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान किन मूल्यों पर आधारित है, यानी क्या फिलॉसफी है जिसके ऊपर भारतीय संविधान आधारित है। भारतीय संविधान का दर्शन यानी फिलॉसफी क्या है जिसके आधार पर यह काम करता है। ये चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग को वो गाइडिंग वैल्यूज यानी उन फिलॉसफीज का चर्चा करना है, उन प्रिंसिपल्स का चर्चा करना है जिसके ऊपर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान आधारित है। तो भारत के संविधान के आइडियल्स यानी फिलॉसफी को समझने के लिए हम लोग जो प्रमुख लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल के थे उनके विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अध्ययन कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उनके क्या व्यूज थे। साथ ही साथ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने फिलॉसफी के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में, जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान बनाया गया, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम लोग को पता चल सके कि व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, यानी भारत के संविधान में इसके अपने दर्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है। भारत का संविधान अपने आप के बारे में क्या कहता है, ये हम लोग को समझना है। और इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल काफी है। प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान किन आदर्शों, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले द ड्रीम ऑफ द प्रॉमिस, ड्रीम एंड द प्रॉमिस। तो इसके अंतर्गत हम लोग को यह अध्ययन करना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे बड़े लीडर थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्या कहना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के फ्यूचर के बारे में। हम लोग को यह भी यहां स्टडी करना होगा, क्योंकि एक बात याद रखिए कि महात्मा गांधी खुद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कि भारत के संविधान का निर्माण किया उसके मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और महात्मा गांधी पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनके जो आइडियल्स थे, उसका पालन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई मेंबर्स कर रहे थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येट देयर वेर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों के बारे में, आइडियल्स के बारे में, यानी आदर्शों के बारे में, यानी दर्शन यानी फिलॉसफी के बारे में
क्या कहना था, तो ये जानने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित एक मैगजीन जिसका नाम है यंग इंडिया की चर्चा करते हैं। यंग इंडिया के 1931 ईस्वी के एडिशन यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने 1931 में क्या लिखा था, ये हम लोग स्टडी करते हैं तो इससे पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको यंग इंडिया के बारे में बता देते हैं। यंग इंडिया के ऊपर अक्सर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया की प्रारंभ की शुरुआत किसने की थी। तो एक बात याद रखिए कि यंग इंडिया की शुरुआत की थी लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में। यंग इंडिया नामक एक बुक को लिखा था लाला लाजपत राय, और लेकिन इसके बाद यंग इंडिया को कंटिन्यू रखने का कार्य किया महात्मा गांधी ने। 1919 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक एक वीकली जर्नल के रूप में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को प्रकाशित करने का कार्य किया। तो यंग इंडिया में 1931 ईस्वी के एडिशन में महात्मा गांधी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के बारे में क्या लिखा था, तो जरा इसका अध्ययन कीजिए। गांधी कहते हैं कि आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रालडम एंड पैट्रोनेज। कहते हैं कि मैं कठोर परिश्रम करूंगा, आई शैल स्ट्राइव, मैं कठोर परिश्रम करूंगा, गांधी का स्टेटमेंट है। 1931 ईस्वी के एडिशन में यंग इंडिया में गांधी ने लिखा है कि मैं कठोर परिश्रम करूंगा, काहे के लिए, जिससे कि भारतीयों को मुक्ति मिल सके गुलामी से और संरक्षण से। यानी भारतीयों को न ब्रिटिश का गुलामी चाहिए, न ब्रिटिश का संरक्षण चाहिए। हमको कोई पैट्रोनेज नहीं चाहिए इंग्लैंड का, और हमको इंग्लैंड का गुलामी नहीं चाहिए। और इस तरह से मैं हर प्रयास करूंगा कि भारतीयों को मैं रिलीज कर सकूं, मुक्त कर सकूं किसी भी प्रकार की गुलामी से और संरक्षण से। गांधी आगे कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां सबसे गरीब जो है, भारत का सबसे गरीब भी ये महसूस कर सके कि इंडिया उसका कंट्री है और उसकी आवाज का कोई महत्व है इस देश में। गांधी का कहना था कि आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन विच मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। यानी एक ऐसे देश के लिए वो काम करेंगे, भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सबसे जो गरीब हैं वो भी ये महसूस कर सके कि इस देश के निर्माण में मेरा भी योगदान है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, जिससे कि हर एक व्यक्ति को लग सके कि इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, जहां कोई हाई क्लास के नहीं हो, कोई लो क्लास के नहीं हो, यानी कोई अपर क्लास कोई लोअर क्लास के नहीं हो, सब कोई इक्वल हो। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा, मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। यानी महात्मा गांधी एक ऐसे भारत की संरचना करना चाहते थे जहां पर सभी लोग बराबर हों, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। महात्मा गांधी आगे 1931 ईस्वी के यंग इंडिया में 1931 ईस्वी के एडिशन में लिखते हैं कि एक ऐसा भारत को बनाना चाहते हैं कि जिसमें सभी कम्युनिटीज एक साथ बिल्कुल सामाजिक एकता और सद्भाव के साथ रहेंगे। सामाजिक एकता और सद्भाव के साथ सभी समुदाय के लोग एक साथ रहेंगे। एक ऐसे भारत का निर्माण महात्मा गांधी करना चाहते हैं। साथ ही साथ गांधी कहते हैं कि जहां पर
अनटचेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं हो। गांधी एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां पर अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं हो, और जहां कोई पियाकू नहीं हो, कोई शराब नहीं पिए, जहां पर कोई नशा का सेवन नहीं करे, यानी नशा मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत के विकास का संकल्प महात्मा गांधी का था। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कहा है कि उनका सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां की औरतें भी उतना सब राइट्स का इस्तेमाल कर सके जितना अधिकार, जितना राइट्स पुरुष इस्तेमाल करते हैं, औरतों को भी उतना अधिकार मिल सके, ऐसे एक भारत के समर्थक थे। ऐसा एक भारत बनाने का सपना महात्मा गांधी का था। और आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी खुद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा जिसका काम था संविधान निर्माण करना, उसके वो खुद मेंबर नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे और अधिकांश मेंबर महात्मा गांधी के आइडियल्स, उनके आदर्शों, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए हार्मली डिटरमिन्ड थे, यानी कृत संकल्प थे। तो इस तरह से ऐसा एक सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था जिसमें सभी प्रकार की असमानता, इनइक्वालिटी को समाप्त करना था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, तो इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता के बारे में उनका व्यू महात्मा गांधी से भी अलग था कि कैसे इनइक्वालिटी को यानी असमानता को, छुआछूत को कैसे दूर किया जा सकता था, दलितों का कैसे उद्धार किया जा सकता था। इस संबंध में अंबेडकर का व्यू बिल्कुल अलग था और महात्मा गांधी का व्यू बिल्कुल अलग था। यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया था, कटु आलोचना की थी महात्मा गांधी की उनके सोच के बारे में। उनका जो सोच था असमानता को दूर करने का, इनइक्वालिटी को दूर करने का, उस सोच का कठोर आलोचना किया था भीमराव अंबेडकर ने। और ये पता चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को दूर करने का उनके पास क्या विजन था, उनकी क्या सोच थी, ये पता चलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके द्वारा दिए गए भाषण से। तो अब हम लोग जरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या भाषण था उससे समझने का प्रयास करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडियल्स होगा, क्या उसका आदर्श होगा, भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। ये समझने के लिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषण का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक विरोधाभास में इंटर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। हम लोग एक विरोधाभासी जिंदगी का शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या विरोधाभास? इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, कि राजनीतिक तौर पर हम लोगों में समानता है, कि राजनीतिक तौर पर हम सभी लोग एक हैं। सो वी विल हैव इक्वलिटी, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में वी विल हैव इनइक्वलिटी, कि सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर हम लोगों में असमानता है। समाज में किसी को उच्च जाति कहा जाता है, किसी को निम्न जाति कहा जाता है। ये असमानता की तरफ उनका इशारा था, खास करके उनका इशारा दलितों की तरफ था, जिनको अनटचेबल्स यानी अछूत कहा जाता था। तो अंबेडकर कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कि राजनीति में हम लोग
एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे और एक वोट का एक वैल्यू ये भी स्वीकार करेंगे, लेकिन जब सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात होगी तो इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हम लोग एक व्यक्ति का एक वैल्यू को स्वीकार नहीं करेंगे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, यानी सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पर हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जबकि पॉलिटिकल लेवल पर हम लोग वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अभी जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के आइडियल्स थे, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी रोल मॉडल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के भी। तो उनका क्या विचार था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो संविधान बना रहे थे भीमराव अंबेडकर या अदर्स, उनका क्या विचार था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और इंडिया के प्रति, ये अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इतना विश्लेषण करने के बाद आप लोग को ये बात समझ में आ चुका होगा कि चाहे महात्मा गांधी हो या भीमराव अंबेडकर हो या कोई और संविधान निर्माता हो, सबका सबसे प्रमुख टारगेट था इनइक्वालिटी को दूर करना, असमानता को दूर करना, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता स्थापित करना। राजनीतिक समानता का तो मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उसका वैल्यू उतना ही एक ही होना चाहिए, तो वो तो अभी भी है। तो सामाजिक समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति समाज में समान हो। एक भांगी यानी एक डोम का बेटा हो, चाहे एक पंडित का बेटा हो, सबका समान वैल्यू होना चाहिए, ये वो सामाजिक एकता। तो उस समय छुआछूत की बात थी, अभी भी कुछ हद तक सामाजिक असमानता है, कुछ हद तक अभी भी बचा हुआ है, हालांकि बहुत हद तक दूर हो चुका है, अभी तक में बहुत हद तक दूर हो चुका है सामाजिक असमानता। लेकिन यही असमानता को दूर करना उनका सबसे बड़ा टारगेट था। साथ ही साथ आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना चाहते थे। तो किसी के पास काफी पैसा, किसी के पास कुछ नहीं, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है, तो ये हुआ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटी को और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को दूर करना हमारे संविधान निर्माताओं का प्रमुख मकसद था। अंबेडकर आगे कहते हैं कि कितने दिनों तक हम लोग इस प्रकार के विरोधाभासों के साथ जी सकेंगे। अगर ये विरोधाभास रहेगा कि राजनीतिक तौर पर हम लोग समान हो गए हैं, सबको एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो गया है, एक वोट का एक वैल्यू है, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर सब समान नहीं होंगे, आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली हम लोग सब समान नहीं होंगे, तब ये जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, तो इस कंट्राडिक्शन के साथ हम लोग कितना दिन तक काम करेंगे। अंबेडकर पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में दिया गया अंबेडकर का भाषण है। तो कहते हैं कि मैं कितने दिनों तक जो है इस कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास के साथ रहूंगा, हम लोग रहेंगे, और कितने दिनों तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को डिनाई करते रहेंगे हम लोग। साथ ही साथ अंबेडकर ने यह भी कहा कि वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर ज्यादा लंबे समय तक इसको हम डिनाई करते रहे, सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता से हम लोग इनकार करते रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा कि लोकतंत्र भारत का खतरे में पड़ जाएगा।
भारत का ये जो डेमोक्रेसी स्थापित हुआ है, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, उससे जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया हुआ, ये डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगा अगर हम ज्यादा लंबे समय तक सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करने से पीछे हटते रहेंगे। तो अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी यानी दर्शन और आइडियल्स यानी आदर्शों, इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का इस समय जिक्र कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट एक हमारे संविधान निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विचारों का भी अध्ययन करते हैं कि उनका क्या मकसद था, और जवाहरलाल नेहरू के भाषण से भी हम लोग को पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलॉसफी है, क्या उसका आइडियल्स है, क्या उसका वैल्यूज है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपना विश्व प्रसिद्ध हिस्टोरिक अपना जो है भाषण दिया था, कब, तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक अर्धरात्रि में 12 बजे रात, ठीक 12 बजते ही, रात के 12 बजते ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिस भाषण का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट, हाँ, आजाद हुआ था उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, और उनका भाषण क्या था ये हम लोग स्टडी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का भाषण अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे संविधान निर्माता का क्या मकसद था, हमारे संविधान का क्या मकसद है, किस प्रकार का इंडिया ये लोग बनाना चाहते थे। तो ये समझने के लिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 ईस्वी को रात 12 बजे दिया गया भाषण, जिसको ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी भाग्य के साथ प्रयास या भाग्य के साथ मिलन, ये हिंदी में इसको कहा जाता है। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब भाग्य के साथ मिलन या भाग्य के साथ प्रयास। तो ये जो नाम से उनका भाषण था, तो इस भाषण का जरा हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्या कहा था नेहरू ने। अगर ये भाषण अध्ययन कर लेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलॉसफी था, क्या इसका आइडियल्स था, किस प्रकार के उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो देखिए नेहरू ने क्या कहा था कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी भाग्य के साथ हम लोग प्रयास करना शुरू किए काफी समय पहले, एंड नाउ द टाइम कम्स, अब वो समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि व्हेन वी शैल रिडीम, यानी छुटकारा पा रहे हैं हम लोग छुटकारा पाएंगे। अब वो वक्त आ चुका है। छुटकारा पाएंगे किस चीज से? तो विदेशी शासन से। छुटकारा पाएंगे गुलामी से। तो आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल मेजर बट वर सब्सटेंशियली, यानी पूरी जो हम लोगों का संकल्प था, पूरा तो नहीं पूरा हो सका 100%, लेकिन बहुत हद तक हुआ, संतोषजनक ढंग से हुआ। क्योंकि इंडिया का पार्टीशन भी तो हो गया, पाकिस्तान का भी तो निर्माण हो गया, तो पूरा तो मकसद नहीं हुआ पूरा ये। नेहरू कहते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी अर्धरात्रि के इस घड़ी में जबकि दुनिया सोई हुई है, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो दुनिया जब सोई हुई है तो भारत इस समय जागृत हो रहा है, भारत जीवित हो रहा है और स्वतंत्रता का रसास्वादन कर रहा है। A moment comes which comes but rarely in history, कहते हैं कि ऐसा क्षण जो भारत के लिए आया है, ऐसा क्षण मुश्किल से ही कभी आता है। ये क्षण ऐतिहासिक है जबकि भारत स्वतंत्रता का रसास्वादन कर रहा है।
when we step out from the old to new, यानी जब पुरातन व्यवस्था का अंत हो रहा है, ओल्ड रिजीम का, पुरानी शासन का अंत हो रहा है, न्यू रिजीम, न्यू शासन व्यवस्था की स्थापना हो रही है, जब एक काल समाप्त हो रहा है, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance, जब एक देश की आत्मा जो लंबे समय तक दबा करके रखी गई थी, कुचल करके रखी गई थी, अब उसको अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। अब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। अब भारत के लोग स्वतंत्र हैं अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए। अब जो चाहे सो बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भारत के लोग स्वतंत्र नहीं थे। इसके पहले लंबे समय से दबाए गए थे। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India. नेहरू कहते हैं कि यह बहुत गंभीरता के साथ जो है उपयुक्त होगा कहना कि हम लोग अपने आप को देश की सेवा में समर्पित कर दें, एंड हर पीपल टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मनुष्यता की सेवा के लिए, मनुष्य जाति की सेवा के लिए, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है हम लोग अपने आप को पूरी तौर पर समर्पित कर दें। अब ये वक्त आ चुका है ह्यूमैनिटी के लिए। देखिए, गौर कीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब हुआ कि इनके आइडियल्स, इनके आदर्शों के अध्ययन से निश्चित तौर पर यह पता चल जाता है कि भारत को हमारे संविधान निर्माता, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे नेता थे, वो किस रास्ते में ले जाना चाहते थे। आगे नेहरू कहते हैं कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं कि स्वतंत्रता और जो शक्ति है उससे उत्तरदायित्व का आगमन होता है। यानी अब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई, अब हमारे हाथ में पावर आ गया है। तो इसका क्या परिणाम है? अब इसका परिणाम है कि अब हमारे हाथ में दायित्व आ गया है, हमारे सिर के ऊपर दायित्व है। किस चीज का दायित्व है? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट्स अपॉन दिस असेंबली, कि इस असेंबली के ऊपर दायित्व है, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, ये असेंबली जो सॉवरेन बॉडी है, सॉवरेन का मतलब होता है कि जो इंटरनली फ्री और जो एक्सटर्नली फ्री, उसी को सॉवरेन कहा जाता है। कहते हैं कि ये सॉवरेन बॉडी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये आंतरिक क्षेत्र में कोई भी डिसीजन ले सकती है और वैदेशिक क्षेत्र में ये कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो इस तरह से उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को सॉवरेन यानी संप्रभु संस्था कहा। और साथ ही साथ भारत के लोगों को उन्होंने सॉवरेन कहा कि सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग जो हैं वो भी संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं, यानी भारत के लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, देश के अंदर में कर सकते हैं, देश के बाहर के मामलों में कर सकते हैं। अब इंडिया किसी के दबाव में नहीं है, किसी के कहने से इंडिया करेगा ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता इंडिया को, कोई निर्देशित नहीं कर सकता इंडिया को। तो बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। नेहरू का कहना है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमने काफी दुख दर्द बर्दाश्त किया है, काफी दुखों को झेला है। हम लोगों ने, भारत के लोगों ने काफी दुख और दर्द को झेला है। हमारा दिल भारी है, दुखों को झेलते झेलते हमारा जो है दिल भारी हो चुका है। और ये बहुत सारा जो दुख दर्द है वो अभी भी जारी है, यानी जो भारत के लोगों का दुख दर्द है वो बहुत सारा, उनका कहना है कि जारी है। यानी गरीबी जारी है, असमानता जारी है, इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी जारी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जारी है। ये कहने का मतलब हुआ पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्राप्त कर लिया गया एक नए संविधान बनाने से, लेकिन सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी तुरंत नहीं हासिल हो सकती थी।
यही उनका कहने का इशारा था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि नेवरलेस द पास्ट इज ओवर, फिर भी अतीत अब समाप्त हो चुका है। एंड इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। अब भविष्य जो है इशारे से, बेकन मतलब इशारा करके बुलाना, तो भविष्य जो है इशारे से हमें बुला रहा है। अब भविष्य हमें आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है। नेहरू कहते हैं कि द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज। भविष्य हमारा जो है, भविष्य में फूलों की सेज नहीं है बिछा हुआ, बल्कि भविष्य में हमारे लिए कांटों का ताज है। भविष्य में हमें बिल्कुल सुगम मार्ग नहीं, कंटकाकीर्ण मार्ग होंगे, क्योंकि जिन उद्देश्यों से, जिन आशाओं से भारत के लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, उस आशा को प्राप्त करना होगा। भारत की जो नई सरकार होगी, तो भारत के लोगों की आशा को, आकांक्षा को, एस्पिरेशन को, डिजायर को फुलफिल करना होगा। इसलिए ये आसान काम कहीं से भी था नहीं था। जो गरीबी थी, जो अशिक्षा थी, जो असमानता, इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सबों को समाप्त करना होगा। एक सुखी संपन्न देश बनाना होगा, एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण करना होगा, अ कंट्री ऑफ द इक्वल्स, फॉर द इक्वल्स, बाय द इक्वल्स का निर्माण करना होगा। यानी भारत को एक ऐसा देश बनाना होगा जहां की फॉर द इक्वल्स, बाय द इक्वल्स एंड ऑफ द इक्वल्स हो। एक ऐसा देश बनाना होगा। यही तो भारत के लोगों की अपेक्षा थी। इन्हीं अपेक्षाओं के चलते, इन्हीं इच्छाओं के चलते ने भारत के लोग संघर्ष किए थे। भारत के लोग स्वतंत्रता संग्राम में काहे के लिए लड़े थे? इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लड़े थे। तो इस तरह से कहते हैं कि फ्यूचर आसान नहीं है, रेस्टिंग बट इंसेसेंट स्ट्राइविंग। हम लोग को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा भविष्य में, so that we may fulfill the pledge we have so often taken। जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, जो हम लोगों ने सपने देखे हैं, जो हम लोगों ने निश्चय किया है, उन सपनों को, उन निश्चयों को जो है फुलफिल करने का अब समय आ चुका है। The one we shall take today, the service of India means the service of the millions who suffer। नेहरू कहते हैं कि भारत की सेवा करने का यह वक्त आ गया है, और भारत की सेवा करने का मतलब हुआ कि भारत के लाखों करोड़ों लोग जो दुख झेल रहे हैं उनकी सेवा करना, उनको दुख से उबारना, ये देश की सेवा करने का मतलब हुआ। नेहरू कहते हैं कि इसका मतलब हुआ, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब हुआ गरीबी को दूर करना, इग्नोरेंस को दूर करना, यानी अज्ञानता को दूर करना, डिजीज, रोग बीमारी से लड़ना, एंड इनइक्वालिटी को दूर करना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की असमानता, किसी को ज्यादा अवसर, किसी को कम अपॉर्चुनिटी, ये चीज को समाप्त करना होगा। ये हमारा आज मकसद है। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। कहते हैं कि आज सबसे बड़ा जो है ग्रेटेस्ट, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, हमारे जनरेशन के, नेहरू कहते हैं कि हमारे जनरेशन के, उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा आज मकसद क्या है? हर एक भारतीयों के आंखों में जो आंसू है, उस आंसू को पोंछना। जिस कारण से उनके आंखों में आंसू है, उस कारण को दूर करना, लोगों को सुखी संपन्न बनाना, लोगों को खुशहाल बनाना। दैट मे बी बियॉन्ड अस। हो सकता है कि ये हमसे दूर हो, ये टारगेट बहुत डिफिकल्ट हो, ये तुरंत नहीं होगा, ये बहुत समय के बाद होगा। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, नेहरू कहते हैं कि जब तक भारत के लोगों की आंखों में आंसू है, चाहे वो आंसू किसी भी दुख के कारण हो, जब तक वो आंसू है, सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा। ये कहना है जवाहरलाल नेहरू का,
जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक प्रमुख मेंबर थे। अब हम लोग फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं और विस्तार से, यानी दर्शन, भारतीय संविधान के दर्शन। तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन मूल्यों के लिए फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, जिस दर्शन को सामने रख करके हमारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, तो एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट। दूसरी तरफ कुछ मूल्य, एक तरफ कुछ मूल्यों को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम ने कुछ नए मूल्यों को जन्म दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग जिस प्रकार से एक साथ होकर के लड़े, जिस प्रकार की एकता का परिचय दिया, तो ये हमारे लिए गाइडलाइंस बन गया, ये हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का प्रिंसिपल बन गया, और ये हमारी डेमोक्रेसी का एक पिलर बन गया, फाउंडेशन, आधारशिला बन गया ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। तो दीज वैल्यूज आर इम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल है कि ये वैल्यूज क्या हैं, कौन से वो मूल्य हैं जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, कौन कौन से वो वैल्यूज हैं जिसको स्वतंत्रता संग्राम ने पैदा कर दिया। तो इस तरह से भारतीय डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन बन गया, नींव बन गया, वो वैल्यूज कौन कौन से हैं, हम लोगों को ये अभी स्टडी करना है। और यही वैल्यू जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के को गाइड करने का काम करते हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, धाराएं, ये सभी इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों के ही आधार पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई अलग नहीं है, वो जो हमारा वैल्यूज था, जो हम जिन फिलॉसफी के ऊपर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको समझने के लिए कि कौन कौन से आखिर वैल्यू थे, तो इसको समझने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल स्टडी करना पड़ेगा। प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक शॉर्ट स्टेटमेंट से प्रारंभ होता है। तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट किस चीज का है? तो ये बेसिक वैल्यूज का है, आधारभूत मूल्यों का है। तो इसी शॉर्ट स्टेटमेंट, बेसिक वैल्यूज का जो शॉर्ट स्टेटमेंट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में, इसको कहा जाता है प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से समझिए डेफिनेशन प्रेम्बल का। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. तो भारतीय संविधान में प्रेम्बल की प्रेरणा कहां से मिली है? अमेरिका के संविधान से मिली है। सबसे पहले अमेरिका को आजादी मिली 1776 में। आजादी की घोषणा के बाद अमेरिका में एक संविधान का निर्माण हुआ, और अमेरिका के संविधान के बिगिनिंग में एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया गया जिसको प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेकर के भारत के संविधान के बिगिनिंग में भी एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया गया जिसको प्रेम्बल कहा जाता है। तो अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का स्टडी करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिगिनिंग होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute
India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल था। अब इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं कि क्या इसका मीनिंग हुआ। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिगनिंग किस चीज से होता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिक्लेयर करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत के लोगों के द्वारा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी डिक्टेटर यानी कोई शासक नहीं दिया है, किसी दूसरा देश के द्वारा दिया हुआ नहीं संविधान है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के लोगों के द्वारा। यानी इसका मतलब हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से भारत के संविधान का निर्माण किए हैं, और यह किसी दूसरे का दिया हुआ संविधान नहीं है। आगे इसमें जिक्र होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड, यानी गंभीरता से इस बात को स्वीकार करते हैं, टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, कि भारत को क्या बनाएंगे? तो सॉवरेन यानी संप्रभु। इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री। जरा मीनिंग समझिए सॉवरेन का। इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री का मीनिंग क्या हुआ? सॉवरेन का मतलब होता है इंटरनली फ्री और एक्सटर्नली भी फ्री। यानी अब 1947 ईस्वी से पहले भारत सॉवरेन नहीं था, क्योंकि इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री नहीं था, इंग्लैंड का गुलाम था। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी प्राप्त करने के बाद इंडिया सॉवरेन कंट्री बन गया। यानी इंटरनली इंडिया स्वतंत्र हो गया और एक्सटर्नली भी स्वतंत्र हो गया। देश के अंदर इंडिया की सरकार जो भी चाहेगी वो कर सकती है अपने मन के अनुसार। देश के बाहर भी जो जिस देश के साथ चाहेगी व्यापार कर सकती है, जिस देश के साथ चाहेगी व्यापार नहीं कर सकती है, जिस देश के साथ चाहेगी युद्ध कर सकती है, जिस देश के साथ चाहेगी शांति कर सकती है, मित्रता कर सकती है। तो इसको कहता है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब हुआ इंटरनल फ्रीडम प्लस एक्सटर्नल फ्रीडम, आंतरिक स्वतंत्रता प्लस बाह्य स्वतंत्रता इक्वल टू संप्रभुता। समझे बात को? इंटरनल फ्रीडम प्लस एक्सटर्नल फ्रीडम इक्वल टू सॉवरेनिटी। यानी भारत में सॉवरेनिटी कब आई? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब आई। स्वतंत्रता से पहले सॉवरेनिटी भारत के पास नहीं थी। तो इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में यह बात डिक्लेयर किया गया कि सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि जो जमीन होगा, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, सब कुछ पूरे सरकार पूरा समाज मिल करके उसका उपयोग करने का कार्य करेंगे। यानी वेल्थ जो है वो पूरे सोसाइटी के द्वारा जनरेट होगा, एक आदमी या कुछ आदमी के द्वारा नहीं जनरेट होगा। जो धन कमाया जाएगा, अर्जित होगा, जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो वो पूरे समाज के द्वारा होगा, और उसका फायदा भी, उसका उपभोग भी, उसका शेयरिंग भी। जो प्रोडक्शन होगा उसको शेयर पूरा समाज करेगा। यानी वो समस्या नहीं रहेगी कि कुछ लोग खाते खाते मर रहे हैं और अधिकांश लोग भूखे मर रहे हैं, वो समस्या नहीं रहेगी। ये संविधान डिक्लेयर कर रहा है। ये सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि इक्वली बाय सोसाइटी गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड। और संविधान ये कहता है कि गवर्नमेंट को इस बात से संबंधित नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि जमीन ऐसा नहीं हो कि कोई किसी को बहुत ज्यादा जमीन, किसी को कुछ नहीं जमीन, यानी बराबर बराबर
जमीन का बंटवारा हो, इंडस्ट्री का यानी उद्योग धंधों में प्रोडक्शन सभी लोग मिल करके करें। उद्योग धंधों का जो प्रोडक्शन होगा, जमीन का जो उत्पादन होगा, उसका फायदा एक या कुछ आदमी को नहीं होना चाहिए, सबों को होना चाहिए। ये सोशलिस्ट का मतलब हुआ, जिससे सामाजिक और आर्थिक एकता की स्थापना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, यानी स्टेट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा। भारत के हर एक व्यक्ति अपने मनोनुकूल धर्म का पालन पोषण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सरकार धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस तरह से माइनॉरिटीज के लिए ये प्रोविजन रखा गया है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, उसके लिए ये सेकुलर का प्रोविजन रखा गया कि जो हिंदू नहीं रहना चाहते हैं वो भी अपना धर्म मेंटेन कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये डर था कि आजादी के बाद इंडिया एक हिंदू स्टेट बन जाएगा तो उसमें मुसलमानों का रहना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सेकुलर शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल में यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल करके ये क्लियर कर दिया गया कि भारत के हर एक व्यक्ति जिस किसी धर्म का चाहे पालन पोषण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है डेमोक्रेटिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल में यानी प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी इंडिया कैसा कंट्री होगा तो डेमोक्रेटिक होगा, जहां सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होगा, आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करेंगे। आम लोग ही वोट देकर के जो रूलर होंगे उसको हटा भी सकेंगे। इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। और इक्वल राइट्स सभी लोगों को प्राप्त होगा, चाहे कोई भी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको जो है इक्वल राइट्स मिलेगा। ये हुआ डेमोक्रेसी का मतलब। और सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, और गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार चलाया जाएगा। इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल यानी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नेक्स्ट टर्म है वो है जस्टिस यानी न्याय। आजादी से पहले भारत में न्याय सबों को प्राप्त नहीं होता था। कुछ लोग काफी गरीब थे, भूखे नंगे रहते थे, दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी भूखे नंगे रहते थे। और कुछ लोग अमन चैन की बंसी बजाते थे, भोग विलास ऐशो आराम करते थे, राग रंग की जिंदगी व्यतीत करते थे। तो ये न्याय नहीं हुआ। न्याय का मतलब हुआ कि सबों को बराबर का अधिकार मिले, सबों को सामाजिक रूप से समान समझा जाए। कोई किसी जाति का हो, किसी भी, लेकिन उसको एक समान माना जाए। आजादी के पहले ये सामाजिक समानता नहीं थी। कुछ लोग को दलित कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उससे लोग छुआछूत करते थे, उसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। कुछ लोग जो है अपने आप को अपर कास्ट सनातनी कहते थे, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। इस प्रकार की असमानता के रहते जस्टिस यानी न्याय सबको प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए जस्टिस यानी न्याय का मतलब ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल ये घोषणा करता है कि भारत के सभी लोगों को जस्टिस होगा, सभी लोगों को न्याय होगा। कौन कौन जस्टिस होगा? तो सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। सोशल जस्टिस का मतलब चाहे किसी जाति हो, किसी धर्म हो, किसी सेक्स के हो, यानी पुरुष हो, नारी हो, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हुआ सबों को आर्थिक न्याय मिलेगा, यानी सबों को काम करने, रोजी रोजगार करने, धन कमाने का बराबर का मौका मिलेगा। यह हुआ इकोनॉमिक जस्टिस। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो ताकतवर है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, जो आदमी कमजोर है उसको नहीं अपॉर्चुनिटी मिला, ये नहीं होगा। सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस यानी सबों को वन वोट यानी बराबर का अधिकार मिलेगा, एक वोट देने का,
और सबों के वोट का बराबर वैल्यू होगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल जस्टिस, कोई भी व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये जस्टिस का मतलब हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जस्टिस शब्द का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो टर्म है वो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में डिक्लेयर किया गया है कि देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस व्हाट दे थिंक। अब भारत के लोग जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके ऊपर अब किसी प्रकार का कोई जो है प्रतिबंध नहीं होगा, किसी प्रकार का अनावश्यक रोक नहीं होगा। अब भारत के लोगों के ऊपर जो लोग सोचते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। जो लोग अपने जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, देश के लोगों को कहीं भी घूमने फिरने की आजादी होगी, कहीं भी बस जाने की आजादी होगी, कोई भी पैसा कारोबार करने की आजादी होगी, जो है संघ बनाने की आजादी होगी। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति जो सोचेगा, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो करना चाहेगा, वो उसको करने की स्वतंत्रता होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का इस समय हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में और एक टर्म है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब हुआ समानता। भारत के सभी लोग इक्वल होंगे, कोई राजा साहब नहीं होंगे, कोई खान साहब नहीं होंगे, किन्हीं को सर की उपाधि नहीं, सभी लोग इक्वल होंगे। जो अच्छे काम करेंगे उसको उनके अच्छे काम के लिए जो है विभाग मतलब उपाधि दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा। लेकिन व्यक्ति कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे, यानी सभी लोग इक्वल होंगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भाषा बोलते हो, कोई क्षेत्र में रहते हो, सभी लोग इक्वल होंगे। कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल होंगे, यानी कानून जो है सबों के साथ समानता का व्यवहार करेगी। एक ही अपराध के लिए दो लोगों को दो प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर एक प्रकार की फैसिलिटीज होगी वो सबके लिए समान होगी, यानी ऑल द पर्सन्स इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। कानून के नजर में भारत के प्रत्येक व्यक्ति समान समझे जाएंगे। जो सामाजिक असमानता थी उसको दूर कर दिया जाएगा, जो आर्थिक असमानता थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट का ये काम होगा इक्वलिटी को यानी समानता को सुनिश्चित करना। और प्रेम्बल में एक लास्ट टर्म है, वो है फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी शब्द का भी प्रयोग किया गया है प्रेम्बल में, यानी भारत के लोगों में ब्रदरहुड का डेवलपमेंट किया जाएगा। सभी भारत के लोग एक दूसरे के भाई के समान रहेंगे, भाईचारा का व्यवहार होगा लोगों में। कोई प्रिविलेज नहीं रहेंगे, कोई नॉन प्रिविलेज नहीं रहेंगे, कोई अपर नहीं रहेंगे, कोई लोअर नहीं रहेंगे, सब कोई बिल्कुल इक्वल रहेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना का अध्ययन करने से ये हम लोग को समझ में आ चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वैल्यूज और फिलॉसफी मेंशन किए गए हैं, जिसकी झलक प्रस्तावना से मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल साफ तौर पर एक ऐसा दर्पण है जिससे भारतीय संविधान के आइडियल्स यानी आदर्शों को देखा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को आसानी से उसकी छवि को प्रेम्बल नामक दर्पण में देखा जा सकता है। साथ ही साथ इन आदर्शों को कैसे व्यवहार में उतारा जाएगा ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, यानी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थागत डिजाइन कैसे दिया जाएगा ये भी व्यवस्था की गई है। A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements, यानी सिर्फ वैल्यूज से नहीं होगा बल्कि वैल्यूज को साकार करने, जो सपना
देखा गया था, जो जिन सपनों का चर्चा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में, उसको साकार कैसे किया जाएगा, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है। और इस तरह से जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं, तो उसमें इन अरेंजमेंट का भी चर्चा है कि कैसे सरकार का संचालन होगा, कौन लोग सरकार को चुनेंगे, सरकार का कौन कौन सा अंग होगा, किस अंग का क्या फंक्शन होगा, किसका क्या ड्यूटी होगा, सिटीजन का क्या राइट होगा, सिटीजन्स का क्या ड्यूटी होगा, सरकार का क्या राइट्स होगा, सरकार का क्या ड्यूटीज होगा, सरकार को क्या करना होगा, सरकार को क्या नहीं करना होगा, यानी सरकार के डूज, सरकार के डोंट्स, सब कुछ का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न सिर्फ आइडियल्स का एक ग्रंथ है, एक एपिक है, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप, उसको मूर्त रूप प्रदान भी करने की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और इस तरह से इट नीड्स टू बी अमेंडेड। अब एक और बात है, संविधान निर्माता जिस समय संविधान बना रहे थे, वो यह भी महसूस कर लिए थे कि समय के साथ परिस्थितियां बदलेगी और नए नए कानूनों की आवश्यकता होगी। कुछ कानून पुराने हो जाएंगे समय के साथ, उसको बदलने की आवश्यकता होगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी संशोधन, यानी पुराने कानूनों को बदल करके नया कानून बनाने की भी व्यवस्था की गई, यानी अमेंडमेंट्स का भी प्रोविजन कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे संविधान जो निर्माता थे, तो वो उनके दिमाग में ये बातें थी कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन कैसे किया जाए, और इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट यानी संशोधन के प्रोविजंस भी संविधान में कर दिए। So they did not see it as a sacred, static and unalterable law. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. यानी संवैधानिक संशोधन के नाम से इसको जाना जाता है। न सिर्फ हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, बल्कि संविधान में आवश्यकता के अनुसार जो संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। और इस तरह से ये टॉपिक और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही साथ जनरल स्टडी का, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इत्यादि काफी डिटेल में आपको मिलेगा। थैंक यू।